हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम कर रहे हैं नेक्स्ट 20 क्वेश्चंस। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेमी ड्यूरेबल गुड। सेमी ड्यूरेबल कौन से होते हैं? जो लगभग 1 साल तक चलते हैं। पेट्रोल फटाफट ख़त्म हो जाता है, मिल्क फटाफट ख़त्म हो जाता है। बचे दो ऑप्शन, रेडियो और क्लोथ्स। देखिए क्लोथ्स जो हैं वो लगभग 1 साल तक चलते हैं, तो सेमी ड्यूरेबल हो गए क्लोथ्स और ड्यूरेबल हो गए रेडियो। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लीड्स टू अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। आपको पता है एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस क्या होता है? अगर आप अन हटा दो तो वो होता है डेप्रिसिएशन, है ना। वो क्या होता है? डेप्रिसिएशन। लेकिन हमसे पूछे अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस मतलब अ, कोई चीज़ अचानक से ख़राब हो गई, तो वो किस कारण होती है? नेचुरल कैलामिटीज़ के कारण, फायर लग जाने के कारण। ठीक है, समझ आया? चेंज इन डिमांड, चेंज इन टेक्नोलॉजी दोनों एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस के अंदर आता है ना। चेंज इन डिमांड, आपको पता है डिमांड कब चेंज होगी, उसके आपके पास एक पैटर्न्स हैं। चेंज इन टेक्नोलॉजी, कुछ टाइम बाद टेक्नोलॉजी चेंज हो जाएगी, तो आप पहले से ही सोच के रखोगे कि भाई इतने टाइम बाद नई टेक्नोलॉजी आने की उम्मीद है, तो आप उसके लिए पहले से ही वो डेप्रिसिएशन वाला अमाउंट लिखते जाएंगे, राइट। क्वेश्चन नंबर 23, ऑन अकाउंट प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज इज नॉट इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम। जो हम अपने लिए प्रोडक्शन सर्विसेज का करते हैं वो नेशनल इनकम में इंक्लूड क्यों नहीं होता था? क्योंकि उनकी मार्केट वैल्यू पता करना मुश्किल है। इट इज़ डिफिकल्ट टू मेजर मार्केट वैल्यू ऑफ सच सर्विसेज, राइट। क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इरेलीवेंट इन द एस्टिमेशन ऑफ कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ के एस्टिमेशन में कौन सा इरेलीवेंट है, मतलब इंक्लूड नहीं होगा? ऑप्शन ए, फ्री accommodation provided to the employees, free education to the student whose parents are working in the school, house rent allowance given to bank employees, पेंशन गिवन बाय द गवर्नमेंट टू एन 80-year-old पर्सन हु वाज एन एग्रीकल्चरल लेबरर। देखो पेंशन आपको पता है ये ट्रांसफ़र इनकम है, तो ये तो नहीं आएगी, तो डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज नॉट इंक्लूडेड वाइल एस्टिमेटिंग ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट ऑफ अ कंट्री एट अ मार्केट प्राइस। देखो जीएनपी कैलकुलेट करते हुए क्या नहीं इंक्लूड होता? सेल्स ऑफ एंटरप्राइज होता है, इनडायरेक्ट टैक्सेस इंक्लूड होता है, रेमिटेंसेस, रेमिटेंसेस फिर से क्या है? ट्रांसफ़र इनकम। रेमिटेंसेस क्या है? ट्रांसफ़र इनकम, इसलिए इसको हम इंक्लूड नहीं करते। क्वेश्चन नंबर 26, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, assertion and reason। assertion, फिजिकल डेफिसिट रेफर्स टू टोटल बोरिंग्स ऑफ अ गवर्नमेंट ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर। बिल्कुल सही बात है, फिजिकल डेफिसिट इज इक्वल्स टू बोरिंग। रीजन, फिजिकल डेफिसिट क्रिएट्स बर्डन ऑन फ्यूचर जनरेशन। ये बात भी बिल्कुल सही है, लेकिन ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा। बोथ ए एंड आर ट्रू, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्वेश्चन नंबर 27, मार्जिन रिक्वायरमेंट इज अ क्वालिटेटिव टूल फॉर कंट्रोलिंग क्रेडिट क्रिएशन। नहीं, ये क्वांटिटेटिव टूल है ना। मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या? मार्जिन मतलब क्वांटिटी में बताया जाता है ना, इतना मार्जिन चाहिए, 1 लाख का लोन चाहिए तो आपको 1,40,000 का कोलेट्रल देना पड़ेगा। जो भी है वो मार्जिन कितने का गैप है, वो क्या है? एक क्वांटिटेटिव टूल है, ना कि क्वालिटेटिव। तो एजर्शन इज फॉल्स, तो रीज़न अपने आप ट्रू हो जाएगा, है ना। तो फिर भी रीज़न पढ़ लेते हैं। मार्जिन रिक्वायरमेंट चेंजेस द सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी। बिल्कुल सही बात है। मार्जिन भाई जब ये एक टूल है सेंट्रल बैंक का, तो मनी सप्लाई कंट्रोल तो करेगा ही ना। क्वेश्चन नंबर 28, assertion, रिलीफ फंड्स गिवन टू नेपाल फॉर अर्थक्वेक विक्टिम इज रिकॉर्डेड एज रेवेन्यू रिसिप्ट। अरे हम दे रहे हैं तो रिसीट कैसे हो सकता है? वो तो एक्सपेंडिचर है, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है ना। तो एजर्शन इज फॉल्स, तो रीज़न तो अपने आप ट्रू हो गया। रीज़न पढ़ते हैं हम। रेवेन्यू रिसीट्स आर दोज विच नीदर क्रिएट्स लाइबिलिटी नॉर रिड्यूसेस द असेट ऑफ द गवर्नमेंट। रेवेन्यू रिसीट्स वो हैं जो ना तो कोई लाइबिलिटी बढ़ाते हैं ना हमारे असेट को कम करते हैं। बिल्कुल सही बात है। कैपिटल रिसीट्स में होता है लाइबिलिटी, या तो लाइबिलिटी बढ़ती है या फिर असेट कम हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, टू कर्ब इन्फ्लेशन द आरबीआई शुड सेल द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। इन्फ्लेशन कर्ब मतलब इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई को गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ बेच देनी चाहिए। याद आ रहा है, हमने क्लास में पढ़ा था। मनी सप्लाई कम करनी है, मनी सप्लाई कम करना है तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ बेची जाएंगी। जैसे आपने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ बेची, पैसा आरबीआई के पास आ गया, तो बिल्कुल सही बात है ना। और अगर हमें मनी सप्लाई बढ़ाना है, मतलब डिफ्लेशन कंट्रोल करना है, तो क्या करेंगे? परचेज करेंगे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। ठीक है, हम नहीं, मतलब आरबीआई ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। रीज़न, व्हेन आरबीआई सेल द सिक्योरिटी देयर विल बी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ क्रेडिट एंड परचेजिंग पावर इन द इकोनॉमी। बिल्कुल सही बात है ना।
Both A and R are true, and R is the correct explanation of A. Question number 30. Question number 30. Assertion. Rent received by an Indian real estate company from Google in New York would be recorded on the credit side of capital account. रेंट कैपिटल अकाउंट का पार्ट नहीं है. कैपिटल अकाउंट में तो क्या आता है ना. कैपिटल अकाउंट का मतलब है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, तो ये सब चीज़ें आएंगी कैपिटल अकाउंट में. तो रेंट किसका पार्ट है? करंट अकाउंट का. Capital account of BOP records all those transactions between the residents of a country and rest of the world which causes a change in the asset or liabilities of the resident of a country or its government alternate of its government. ठीक है. तो रीज़न बिल्कुल सही है, लेकिन एजर्शन जो है वो गलत है. तो एजर्शन इज फॉल्स, रीज़न इज ट्रू. चलिए इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के करते हैं आगे के क्वेश्चंस. Question number 71. A kind of unemployment in which workers seem to be working but its contribution to the production is negligible. मतलब प्रोडक्टिविटी क्या है, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी क्या है, ज़ीरो. वो क्या है? डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, है ना. Question number 72. Which of the following economists estimated per capita income during the colonial period? आपने पढ़ा था दादा भाई नौरोजी, है ना. Question number 73. Which was the first iron and steel where was the first iron and steel company established? क्वेश्चन नंबर 72 हम एक बार और देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इकोनॉमिक्स एस्टिमेटेड पर कैपिटा इनकम ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड? विलियम टिकबाई भी थे, फिनले शिराज भी थे. तो आंसर क्या आएगा? ऑल ऑफ दिस. नन क्या आएगा आंसर? ऑल ऑफ दिस. क्वेश्चन नंबर 73. वेयर वाज द फर्स्ट आयरन एंड स्टील कंपनी एस्टेब्लिश? जमशेदपुर. क्वेश्चन नंबर 74. व्हेन वाज द इंडियन प्लानिंग कमीशन कॉन्स्टिट्यूटेड? ये आपको पता है 1950 में हुई थी. तो 1950 वाला एक ही ऑप्शन है, ये वाला. तो 15 मार्च 1950. विच टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज मोर इन इंडिया? आपको पता है एग्रीकल्चर में हमें कैसा अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलता है? डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट. व्हेन डिड इंडिया गेव इट्स फर्स्ट 5 ईयर प्लान? 1951. अब आपको मुझे बताना है पाकिस्तान का फर्स्ट 5 ईयर प्लान कब आया और चाइना का फर्स्ट 5 ईयर प्लान कब आया. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 77. प्लानिंग कमीशन द अर्स्टवाइल सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी इन द कंट्री हैज़ बीन रिप्लेस्ड बाय? प्लानिंग कमीशन की जगह क्या आया है? नीति आयोग. क्वेश्चन नंबर 78. Government decide what goods are to be produced in accordance with the needs of the society. Under what type of economic system? देखो डिसीजन कौन ले रहा है? what to produce, how to produce, for whom to produce का? गवर्नमेंट. तो ये कौन सी सोसाइटी में होता है? सोशलिस्ट सोसाइटी में, सोशलिस्ट इकोनॉमी में. कैपिटलिस्ट में मार्केट लेती है सारे डिसीजन. ठीक है. चलिए क्वेश्चन नंबर 79. Which year is described as the year of Great Divide? 1921 is described as the year of Great Divide. Question number 80. What were the causes of higher infant mortality rate during the British period? Higher infant mortality rate के क्या कारण थे? Poor health care, lack of industries, modernization या economic depression? Of course poor health care, है ना. आई होप ये 20 क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे. फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करिए, या फिर अपने जैसे भी आपको पूछना है व्हाट्सएप के थ्रू पूछिए. ठीक है. थैंक यू. कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग.